प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक 1.3 के बारे में, जो है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। मैंने डिजिटल बोर्ड पर जो किताब में लिखा गया है एनसीईआरटी की, उसी को पेस्ट कर दिया है और उस पर हम बहुत ही गंभीर और विस्तृत चर्चा करेंगे और एक-एक पॉइंट को समझेंगे। जो टॉपिक 1.1 था, जरा हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। 1.1 जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन यानी कि जब हमने परिचय के बारे में बात की थी, तो हमने मुख्यतः बात की थी परिमेय संख्याओं के बारे में। हमने बात की थी परिमेय संख्याओं के बारे में, और उसके बाद जो टॉपिक था 1.2, उसमें हमने देखा अपरिमेय संख्याओं को। और उसके बाद हमने देखा कि जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं एक साथ हम लिख देते हैं, तो ये मिलकर बनती हैं क्या? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। तो ये मिलकर बन जाती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। अब इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो आइए पढ़ते हैं। इस अनुच्छेद में हम एक अलग दृष्टिकोण से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। अलग दृष्टिकोण, ठीक है। इसके लिए हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी कि एक्सपेंशन पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में भेद करने के लिए इन प्रसारों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। अर्थात हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जब दशमलव प्रसार किया जाता है, तो क्या उसमें कोई अंतर है या दोनों में कोई भी अंतर नहीं आता है। यहाँ हम इस बात की भी व्याख्या करेंगे कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का प्रयोग करके किस प्रकार संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्योंकि हम अपरिमेय संख्याओं की तुलना में परिमेय संख्याओं से अधिक परिचित हैं, इसलिए हम अपनी चर्चा इन्हीं संख्याओं से प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, क्योंकि हम परिमेय संख्याओं के साथ वास्तव में, जैसा कि किताब में लिखा गया, वास्तव में हम अधिक परिचित हैं परिमेय संख्याओं से, इसलिए हम इसी से अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। यहाँ 3 उदाहरणों से हम बात करेंगे। 10/3, 7/8, 1/7, और वो कह रहा है कि शेष फलों पर विशेष ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या कोई प्रतिरूप का मतलब पैटर्न, क्या आपको कोई पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं, और किसका पैटर्न? शेष फलों पर हम विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 पर चर्चा करेंगे, और उदाहरण नंबर 5 कहता है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो हम चलते हैं अगले पेज पे और एक एक करके इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं 10/3 का। तो 10/3 का दशमलव प्रसार देख लेते हैं। अब इस चीज को बच्चों बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हम यहाँ पे भाग देने की प्रक्रिया कर रहे हैं, और आप देखना मैं बहुत डिटेल में भाग दूंगा ताकि आप कहीं कहीं पे कुछ मिस न कर दें। तो देखिए 3 का भाग 10/3 का मतलब होता है जो बटे वाली संख्या रहती है उसको भाग के इस तरफ लिख लेते हैं, और 3 का भाग देंगे हम 10 में। आइए 3 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 3 तियां हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा और बचेगा 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 3 का भाग 1 में जा नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और शून्य बढ़ाएंगे, तो फिर हो जाएगा 3 तियां 9। लेकिन फिर आप देखेंगे फिर से 1 बच जाएगा, 10 में से ये 9 गया तो 1 बच जाएगा। अब क्योंकि दशमलव हमने पहले लगा दिया था, इसलिए दशमलव के बाद एक शून्य हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। फिर से हो जाएगा 3 तियां 9, फिर बच जाएगा 1
फिर से आप दशमलव के बाद एक शून्य अपनी तरफ से लगाएंगे, 3 तिया 9 और आप देखेंगे कि आप इसको कितनी बार भी भाग दीजिए, यहाँ पे क्या आने वाला है, 3.3333 ही आता रहेगा। और जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो हम 3 दशमलव, इसमें हम देखेंगे कि शेषफल पे ध्यान देने की बात हुई थी, अगर आपको पूरा आगे याद हो तो शेषफल यहाँ पे क्या हो गया है, एक। एक बार बार आप देखेंगे एक शेषफल बच रहा है, और जो हमारा भागफल आ रहा है, भाग देने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 3.3333 और ये लगातार आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। इसके ऊपर जब आप एक लाइन खींच लेते हैं इसका मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है और अनंत काल तक रिपीट हो रहा है। तो हमने 10/3 का दशमलव प्रसार हमने निकाल दिया और हमें पता है ये किसके किसके बराबर है, 3.3 बार का। आइए अब 7/3 का भी निकाल देते हैं। तो 7/8, 7/8 का दशमलव प्रसार निकाल देते हैं। तो जैसे हमने पहले किया था, 8 आ जाएगा आगे और 7 में भाग दे देंगे। अब देखिए 7 8 से छोटा है, 8 एक बार भी नहीं जाएगा तो आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाएंगे तो शून्य बढ़ जाएगा और ये हुई 8 सत्ता 54, 8 अटा 64। अगर आप देखोगे तो 8 का कितनी बार चले जाएगा, 8 अटा 64 बार। 8 का यहाँ पे 64 आ जाएगा और फिर इसमें से देखिए मैं एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। 6 जैसे मैंने बताया था, दशमलव लगाने के बाद आप शून्य अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो। अब हो जाएगा 8 सत्ता 56, 56 फिर बचेगा 4 दशमलव के बाद, क्योंकि शून्य आप अपनी तरफ से लगा सकते हो। 8 चौको 32, 8 पंजा 40, 40 आ गया। अब यहाँ कुछ बचा नहीं इसलिए ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पूर्णतः विभाजित हो चुका है और इसलिए हमें अब यहाँ पे जो जो यहाँ पे शेषफल आ रहा है, शेषफल क्या आ गया है, शेषफल शून्य हो चुका है। और जो भागफल आ रहा है, भागफल आ रहा है हमारा 0.875। एक चीज याद रखिए, कई बार हम गलती करते हैं कि जीरो के बाद की संख्या को पूरा पढ़ लेते हैं, इसको 875 पढ़ लेते हैं। कई बार बच्चे इसको 87 भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद आप 87 नहीं पढ़ सकते, आपको एक एक अंक पढ़ना पड़ता है, 0.875। तो ये हमारा निकल गया है भागफल। अब हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं जिसमें हमसे कहा जा रहा है 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। फिर से 7 क्योंकि आगे आ जाएगा तो 7 का भाग 1 में क्या जाता है, नहीं जाता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगा के शून्य बढ़ा देंगे। फिर से 7 कम 7 बचा 3, 7 का भाग 3 में जा नहीं सकता, इसलिए दशमलव लगाने के बाद एक शून्य हम दशमलव की तरफ से बढ़ा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि दशमलव की शून्य एक बढ़ा दी और ये हो गया 7 चौकू 28, 28 तक चले जाएगा। फिर से 30 में से 28 गया तो 2, फिर से दशमलव के शून्य अपनी तरफ से लगा देंगे, 7 14 7 21 तो ये जाएगा 7 दूनी 14। फिर से 6 बच जाएगा, फिर 7 अट्ठा 56, कितनी बार मैक्सिमम जाएगा, 8 बार, 7 अट्ठा 56, 4 दशमलव के शून्य, तो 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 7 पंजा 7 पंजा 35 बचा 5 शून्य लगाइए, 7 सत्ता 49, फिर से बचा 1 दशमलव की शून्य लगाइए, फिर से 7 कम 7। अब मैं आगे इसको थोड़ा, अब मैं आगे यहां से लिख रहा हूं
तो फिर से इसमें से गया तो बचा कितना 3 दशमलव की हमें शून्य लगानी पड़ेगी 7, तो फिर से 7 चौको 28 और उसके बाद 2 बचा, फिर से शून्य लगाएंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर बचेगा 6, फिर से शून्य लगाएंगे तो 7 अटा 56, 4, फिर से शून्य लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि 7 पंजा 35। अब आप देखेंगे कि यार इस उदाहरण में क्या हो रहा है, 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर से रिपीट होने लग गया 1 4 2 5, इसे अब फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा और अब ये अनंत काल तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज हम नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट हम नोट करते हैं कि शेषफल अगर आप ध्यान देंगे, शेषफल पर जैसे कि उदाहरण ऊपर पढ़ते समय हमें कहा गया था कि शेषफल पर आप विशेष ध्यान देना। तो शेषफल आप देखोगे एक तो 3, 3, फिर बचा 2, फिर बचा 6, फिर बचा 4, फिर बचा 5, फिर बचा 1, फिर 3, 2, तो लिख लेते हैं। शेषफल देखिए 3 बचा, उसके बाद बचा 2, उसके बाद यहाँ देखिए क्या बच रहा था 6, फिर देखिए उसके बाद बच रहा है 4, उसके बाद बच रहा है 5, फिर उसके बाद बचने लग गया क्या 1, फिर यहाँ बचा कितना 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4। अब आप पैटर्न देख रहे हैं 3 2 6 4 5, एक के बाद फिर से इनके बाद इतने के बाद फिर से रिपीट होने लग गया 3 2 6, यानी कि यहाँ भी रिपीटेंसी है। और जब आप भागफल की बात करते हो, तो भागफल में भी 0.142857 के बाद क्या हो जा रहा है, ये फिर से सेम रिपीट आने लग गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.142857 का बार। बार लगने का मतलब है कि भैया अब हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, अब क्योंकि यही चीज रिपीट हो रही है इसलिए हमने इसके ऊपर एक डंडा लगा दिया जिसको हम बार बोलते हैं। तो हमने शेषफल और भागफल के 3 पैटर्न हमने देख लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक पैटर्न है जहां शेषफल 1 है और भागफल 3 के बाद 3 3 3 रिपीट हो रहा है, जिसको हमने 3 बार लिखा। दूसरा पैटर्न है कि ये शेषफल 0 आ चुका है और भागफल 8 7 5 के बाद अब पूरे तरीके से विभाजित हो चुका है। तीसरे टाइप में हमने देखा कि यार शेषफल तो जो है, शेषफल भी रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहा है, फिर वही रिपीट होने लग जा रहा है। और भागफल भी 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। तो इस उदाहरण में हमने ये चीज नोट की, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वो कह रहा था शेष फलों पर विशेष ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या आप कोई पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो शेष फलों पर हमने विशेष ध्यान दिया। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है। इन चीजों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ आपने किन किन बातों पर ध्यान दिया है, आपको कम से कम 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। अभी देख लेते हैं कि कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाते हैं या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाता है या फिर स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। ये चीज हमें नोट करनी है, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। तो एक बार हम देख लेते हैं। आप सच में देखिए कि कुछ चीजों में तो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 3 3 3 आ रहा है। एक एग्जाम्पल में हमने देखा कि शेषफल 0 हो चुका है और इसमें हमने देखा कि नहीं, ये शेषफल जो है लगातार सेम शेषफल अब बार बार आ रहे हैं, भागफल भी बार बार आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट हमें नोट करना है कि शेषफलों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है।
और 1/3 में एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है, भाजक 3 है, और 1/7 में शेषों की पुनरावृत्ति में 6 प्रविष्टियां हैं, 3, 2, 6, 4, 5 है और भाजक 7 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस चीज को ध्यान से समझते हैं। ये कह रहा है कि शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में जो एंट्रीज हो रही हैं शेषफल में, उनकी संख्या भाजक से कम होती है। जैसे 1/3 में आप देखिए कि एक ही संख्या रिपीट हो रही है। क्या हो रही थी? जब हमने 1/3 की बात की थी तो 3.33 और उसके बाद क्या हो रहा था? 3 यानी कि एक ही रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 3 यानी कि रिपीट हो रहा था 3, जो क्या है? एक ही संख्या है। और 1/7 के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि शेषों की पुनरावृत्ति, शेषफल जो पुनरावृत्ति हो रही है उसके में कितनी है? सिर्फ 6 ही डिजिट है, 6 के बाद रिपीट होने लग रहा है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, 3, 6, 4, 5, 1। तो यही वो है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और भाजक 7 है, तो 7 है तो 6 ही अंक रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि जब भी शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से कम होगा। यानी कि अगर भाजक 4 है तो जो शेषफलों की एंट्री है वो 4 से कम, यानी कि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी 4 से ऊपर नहीं होगी। सेम लॉजिक के साथ अगर 1/11 होता तो 10 तक हो सकता था, 10 तक हो सकता था, लेकिन कभी भी वो भाजक यानी कि 11 से बड़ा नहीं होगा। रिपीट होगा तो 10 तक के अंक के बाद ही रिपीट होने लग जाएगा। चलो ये भी हमने देख लिया था। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं कि क्या देखना था। यदि शेषों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि यदि शेषफलों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। भागफल में भी जो भागफल है उसमें भी अंकों का पुनरावृत्त खंड प्राप्त हो रहा है। जैसे 1/3 के लिए भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, वो हमने देखी थी। और 1/7 के लिए भागफल में पुनरावृत्ति खंड क्या हो रही है? 1, 4, 2, 8, 5, 7 प्राप्त होता है। जो हमें 1, 4, 2 और 8, 5, 7 प्राप्त हुआ था। तो इसमें हमें इन 3 बातों को कम से कम ध्यान में देना चाहिए, और हमने इन तीनों बातों पे ध्यान दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या-क्या लिखा हुआ है हमारी किताब में और आपको क्या-क्या पढ़ना है और देख लेते हैं। यद्यपि केवल ऊपर दिए गए उदाहरणों से हमें यह प्रतिरूप प्राप्त किया है, परंतु P अपॉन Q के रूप में सभी परिमेय संख्याओं पर ये चीज क्या होती है? लागू होती है। Q से P को Q से P को भाग देने पर तो मुख्य बातें घटती हैं। या तो शेष शून्य हो जाता है, या कभी कभी भी शून्य नहीं होता, और हमें शेषफलों की पुनरावृत्ति श्रृंखला प्राप्त होती है। यानी कि हम देखते हैं एक ही शेषफल अब बार बार आने लग गया है। शून्य जब नहीं होता तो बार बार शेषफल रिपीट होने लगते हैं। तो आइए हम प्रत्येक स्थिति पर अलग अलग विचार करें। पहला, जब शेष शून्य हो जाता है, जो कि हमने अभी देखा था 7/8 वाले उदाहरण में। हमने देखा कि कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है और 7/8 का दशमलव प्रसार सीधे सीधे 0.875 साफ साफ आ जाता है। अन्य उदाहरण है जैसे 1/2, उसमें भी आप देखेंगे तुरंत 0.5 वहीं पे क्लोज हो जाता है। 639/250 में 2.556 पे क्लोज हो जाता है। इन सभी स्थितियों में कुछ सीमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, और लास्ट में शेषफल शून्य आ जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। यहाँ पे ये देखो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट करके रखिए कि इसको हम क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। जब कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शांत यानी कि टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जिनमें शेष शून्य हो ही नहीं रहा था। जैसे 1/3 वाले में 3 लगातार आ रहा था, 1/7 वाले में 6 के बाद वो लगातार रिपीट कर रहा था। हम ये पाते हैं इन उदाहरणों में कि कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिसमें दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल के अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है।
तब हम यह कह सकते हैं कि यह प्रसार क्या है, अनवसानी आवर्ती, जिसको हम अशांत आवर्ती भी कहते हैं, उसको नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अनवसानी आवर्ती कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1/3 हमने देखा था 0.333 आता रहेगा, और 1/7 जिसमें हमने देखा था कि 147 यहाँ ये इसके बाद फिर से रिपीट होने लगता है इन 6 के बाद, तो इसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती। इसका मतलब आता रहेगा लेकिन कभी शून्य नहीं होगा, आप कितना भी उसको भाग देते रहिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके बाद हमारी किताब में लिखा गया है, यह दिखाने के लिए कि 1/3 के भागफल में 3 की पुनरावृत्ति होती है, हम इसे किसके कैसे दिखाते हैं, 0.3 बार के रूप में दिखते हैं। और इसी प्रकार क्योंकि 1/7 के भागफल में अंकों के खंड 1, 4, 2, 8, 5, 7 की पुनरावृत्ति हो रही है भागफल में, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसका भी बार के रूप में लिखते हैं, जहां अंकों के ऊपर लगाया गया दंड यानी कि लाइन अंकों के उस खंड को प्रकट करता है जिसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति होती है। साथ ही 3.57272 को भी 3.5, और क्योंकि 7272 तो जो अक्षर रिपीट हो रहे हैं सिर्फ उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अतः इन सभी उदाहरणों से अनवसानी आवर्त दशमलव प्रसार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन गणित को फंडामेंटली समझने के लिए जरूरी है। इस तरह हम यह देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के केवल 2 विकल्प हैं, या तो वो शांत होते हैं या फिर अशांत आवर्ती होते हैं। तो अनवसानी यानी कि अशांत लिखा हुआ है, तो अनवसानी अशांत आवर्ती होते हैं। बढ़िया हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से मजेदार चीज शुरू होगी। इसके विपरीत अब आप यह मान लीजिए कि संख्या रेखा पर चलने पर आपको 3.14267 जैसी संख्याएं भी प्राप्त होती हैं, जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, या 1.2772 अर्थात 1.2 का बार जैसी संख्या भी प्राप्त होती है, जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। इससे क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर है हाँ। इसे हम सिद्ध तो नहीं करेंगे कक्षा 9 में, परंतु इस तथ्य को प्रदर्शित करेंगे कि जब भी आपका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या फिर अनवसानी हो, भले अशांत हो लेकिन आवर्ती है यानी कि बार बार वही चीज आ रही है, तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। तो आइए अब उदाहरण से इस बात को समझते हैं। अब देखिए हमने कई इससे पहले हम 2 बातें सिद्ध कर चुके हैं, जैसे कि जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है यानी कि अशांत आवर्ती है, वो भी परिमेय संख्या है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो भी परिमेय संख्या है। तो अब देखिए उदाहरण से हम समझते हैं कि क्योंकि परिमेय संख्या कौन होगी, परिमेय संख्या वही होगी जिसके लिए बेसिक फंडा वही है कि इसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो अब उदाहरण में हम देखते हैं कि दिखाइए 3. अब पहले इसको लिख लेते हैं, 3.14267 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए ये बहुत ही आसान है, क्योंकि हम 3.142678 को क्या लिख सकते हैं, 3 1 4 दशमलव के बाद के सारे को ऐसे लिख लेते हैं, और इसके बटे में हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 शून्य लगा सकते हैं। 6 क्योंकि हमें दशमलव को 6 स्थान इधर खिसकाना है। ये बहुत आसान है। इसको और डीपली देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है, ये बटे में कैसे आ जाता है। तो इसको थोड़ा डीपली देखते हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए 3.14
2, 6, 7, 8 लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3, 1, 4, 2, 6 ये पूरी संख्या जैसी की तैसी उतार लेंगे। ठीक है। अब देखिए गुणा कीजिए ना। आप देखिए ये संख्या जैसे सेम है और गुणा कीजिए इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 शून्य मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि दशमलव के बाद 6 स्थान मेरे को हटाने हैं। और साथ ही साथ इसको भाग दे दीजिए किससे? इसी से। अब जब आपने इसी संख्या से भाग दे दिया, इसी से गुणा कर दिया, तो ये तो कट के 1 हो गया। यानी कि अल्टीमेटली आपने इसी संख्या को दोबारा लिखा है। दोनों तरफ अंत ऊपर और नीचे दोनों में इस संख्या से गुणा करने पर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्योंकि इससे गुणा करने पे क्या होता है, जितने जीरो होते हैं दशमलव उतना इधर खिसक जाता है। तो इसी को हमने क्या लिख दिया, ये हो जाएगा, क्योंकि दशमलव तो इधर खिसक चुका है इससे गुणा होने के बाद, और बटे में आ जाएगा आपका 6 शून्य तक। तो इसलिए ये वाला तो फिर भी पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना बहुत आसान है। एक उदाहरण के लिए हम अपने खुद से समझने के लिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए 2.1 अगर होता तो उसको हम क्या लिखते पी बटे क्यू के रूप में? सिंपल 21 बटे 10, क्योंकि हम एक ही शून्य लगाते बटे में, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही स्थान है। अब या फिर 3.14 को लिखना होता तो हम उसको कैसे लिखते? 3.14 के बाद ये अपनी तरफ से इसको हम खिसका देते और बटे में 2 शून्य लगा देते। दशमलव को हम और दाएं तरफ खिसका रहे हैं, बटे में हम शून्य लगाते चलेंगे। तो इस तरीके से जब भी आपको ऐसी कोई संख्या मिले क्वेश्चन में, जहां पे आपको पता है कि यार दशमलव के बाद फिक्स है, जैसे मान लीजिए 2.145 को अगर लिखना हो तो उसको बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, ऊपर वाला तो जैसे का तैसे उतार देंगे और बटे में उसके एक के बाद उतने शून्य लगा लेंगे। यहाँ पे हम किससे कर लेंगे? 1000 से। तो ऐसी संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखना रिलेटिवली आसान है। तो हमने समझा कि इसको पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं उदाहरण 7। उदाहरण 7 में क्या पूछ रहा है? अब देखिए ऊपर वाले में तो आसान था, क्योंकि वो एक शांत पर में उसका दशमलव प्रसार क्या था? शांत था। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको पता है अब इसके बाद ये रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान है, बटे में आप उतना लगा के जितने दशमलव के स्थान है उतने आप शून्य बढ़ाते चलिए और आप उसे पी बटे क्यू के रूप में लिख देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल तब आता है जब आपको ये पूछा जाता है कि चलो भाई, तुमने वहां तो तुम्हारे पास ट्रिक है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि 0 पॉइंट जो हमने निकाला था 0.3333 किसका निकाला था हमने? जब हमने ये 1/3 को लिखने की कोशिश की थी, इसका दशमलव प्रसार निकालने की कोशिश की थी, तो हमको क्या मिला था? 0.3333 और अनंत काल के लिए 33। तो इसको हमने फिर क्या लिख दिया था? इसको हमने ऐसे लिख दिया था कि हम इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार। लेकिन हम जानते हैं कि ये भले ही अनवसानी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अनवसानी आवर्ती है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। आवर्ती मतलब एक ही बार बार आ रहा है, लेकिन अनवसानीय मतलब शांत नहीं हो पा रहा है। ये अशांत आवर्ती है। तो अब ये भी परिमेय संख्या है, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई भी अनवसानी आवर्ती क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और अगर परिमेय संख्या है तो फिर बच्चों सवाल वही उठता है कि इस परिमेय संख्या को जरा आप P बटे Q के रूप में लिख के दिखाइए। आइए इसको भी करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और हो सकता है आपको 2-3 बार इस सवाल की प्रैक्टिस करनी पड़े। तो जब भी कोई ऐसा मिले जिसमें आपको दिखे कि ये क्या है, अनवसानी आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, तो इसमें देखिए कैसे करते हैं। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ट्रिक लेंगे यहाँ पे और लिखेंगे कि माना माना x बराबर 0.3 बार।
ठीक है, हमने x बराबर क्या लिख दिया, 0.3 का बार। तो अब आप देखिए 10x, तो फिर 10 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा। अब आप देखिए, इसमें हम पहले ही समझ चुके हैं कि जब दशमलव 10 से गुणा करने पे क्या होता है, जब हम गुणा करते हैं तो दशमलव इस तरफ को खिसक जाता है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.3 बार, जो बराबर हो जाएगा किसके, 3 गुणा गया 0.3 बार। क्योंकि अब आप और डीप में देखिए होता क्या है एक्चुअली इसके अंदर, इसको और डीप में देखने के लिए यहीं पे इस कोष्टक के अंदर करता हूँ मैं। हुआ क्या, 10 गुणा के जब आपने 0.3 बार लिखा, इसका मतलब 0.333333 लिख रहे हैं, आप परेशान थे कि यार इतने ज्यादा कहाँ से लिखें, इसलिए आपने उसको बार लिख दिया। जब आप इसको ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये जो 10 से गुणा करने से क्या होगा, दशमलव इधर को खिसक जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका कितना, 0 नहीं, ये आएगा आपका 3.3, फिर से वही 3 अनंत काल के लिए। तो इसी को हमने क्या लिखा है, इसी को हम लिख रहे हैं 3.3 का फिर से बार आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसी प्रोसेस हुई, अगर आप खोल खोल के देखना चाहेंगे कि हुआ क्या, तो ये इसके अंदर हुआ। अदरवाइज आप अगर आप समझते हैं तो 10 इंटू 0.3 करने से क्या होगा, 3 इंटू 0.3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.3 का बार। ठीक है, तो 10x बराबर क्या हो गया, 3.3 का बार। अब आपको पता है यार कि 10x बराबर क्या हो जाएगा, अब आपको पता है 0.3 बार को आपने क्या लिखा था, x लिखा था। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस 0.3 बार। यानी आप देखिए 0.3 बार की वैल्यू क्या है, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 माने तो इसका मतलब 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 3 प्लस एक्स। ठीक है, तो फिर हमारा 10x बराबर क्या हो गया, अब 10x बराबर हो गया 3 प्लस एक्स। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10x, इधर प्लस x है, इसको बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x, बराबर हो जाएगा 3। ये प्लस का 10x है, ये माइनस का x है, ये हो जाएगा 9x बराबर 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/9। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से दोनों तरफ कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9। तो इसका मतलब x बराबर क्या हो गया है, 1/3। और वही तो हमने निकाला था, ये हमने उदाहरण में देखा था कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.33 बार। तो आपने रिवर्स इस ट्रिक से आपने क्या निकाल दिया, x बराबर 1/3 आपने निकाल दिया। और यही वो आपसे जानना चाहता था कि दिखाइए कि 0.33 को आप या 0.3 बार को आप p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब आपने दिखा दिया। ये कौन से केस हैं जहां पे अनवसानी आवर्ती होता है। चलिए एक और उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 भी उसी सवाल को पूछ रहा है कि ठीक है भाई, अब किताब वाला आपको और समझाना चाहता है। वो जानता है कि आपने 0.3 बार को तो प्रूव कर लिया, लेकिन क्या करेंगे अगर अब की बार वो आपको पूछ रहा है कि भैया 1.27 बार इसको प्रूव कीजिए। इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए क्या है, इसमें क्या है पूरा 3 रिपीट हो रहा था, इसमें इसका 1.27 बार का मतलब है कि 1.27 फिर से 27 फिर से 27, अब ये आता रहेगा अनंत काल के लिए। तो बोल रहा है इसको जरा p/q के रूप में करके दिखाइए, तो जरा दिखा देते हैं भाई। अब देखिए फिर से ट्रिक ट्रिक देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा कि एक मेथड जो आपको आप याद रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम फिर से करते हैं कि माना, यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं माना
x बराबर 1.27 बार। अब देखिए ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसमें आपने एग्जाम में नहीं लिखना है। ट्रिक है कि जितना भी रिपीट हो रहे हैं, जितने अक्षर दशमलव के बाद हो, जितने भी रिपीट हो रहे हैं उतने से उतना शून्य लगा के गुणा कर देना। यहाँ पे 2 रिपीट हो रहे हैं तो हम गुणा किससे करेंगे? 100 से। आप समझिए, वहां पे हमने 10 से क्यों किया था, 0.3 में 10 से क्यों किया था? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही स्थान है तो इसलिए हमने 10 से गुणा किया। यहाँ दशमलव के बाद कितने स्थान है? 2। तो हम किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए क्या होता है, दोनों साइड 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 100x बराबर 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.27 बार। ठीक है, अब तो 100 से गुणा करेंगे हम 1.27 को और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 127 127.27 का। फिर से बाहर हो क्या रहा है इसके अंदर, और अंदर डीप घुस के देखते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ। देखो 100 गुणा गया 1.27 बार का मतलब 27 27 27 27, अब ये आता रहेगा अनंत काल के लिए। तो हमने क्या किया, जैसे हमने 100 से गुणा किया तो क्योंकि दशमलव, देखो जितने शून्य दाईं तरफ हैं, जितने से गुणा करते हैं दशमलव उतना दाईं ओर खिसक जाता है। तो अब दशमलव कहाँ चले जाएगा? इस लोकेशन पे चले जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 127.2727 अब ये अनंत काल तक आता रहेगा। तो 27 का यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 127.27 का बार, मतलब अब आता रहेगा। इसीलिए हमने लिखा है 100x बराबर 127.27। अब ये बाहर लग गया, ये रिपीट होता रहेगा। अब देखिए ट्रिक यहीं पे है, हमें क्या करना है, हमें कुछ इस 127.27 को इस तरीके से लिखना है कि x बाहर निकल जाए। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, क्या निकल जाए बाहर? x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100x बराबर, अब इसको इस तरीके से लिखने के लिए हम क्या करें? 126 प्लस 1.27 का बार। देख पा रहे हैं आप? 126 में एक जोड़ेंगे 127, 27 का 27 ऐसे आ जाएगा। तो 127.27 को हमने क्या लिख सकते हैं? 126.1.27 का बार। अब समीकरण 1 से हम x की वैल्यू समझते हैं कि 1.27 बार बराबर क्या हो जाता है? x हो जाता है। तो फिर 100x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 126 प्लस x। ठीक है, फिर से वही कि 100x, अब x इस तरफ है, इस तरफ चले जाएगा अब तो माइनस का हो जाएगा, माइनस x बराबर 126। तो फिर से क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 99x बराबर 126। यहाँ पे एक चीज अगर आप डीप देखना चाहें, होता क्या है यहाँ पे, इसको ब्रैकेट के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है, जब हम बोलते हैं ना कि x इस तरफ चले गया, उस तरफ चले गया, तो वास्तव में होता क्या है मैथमेटिकली, 100x दोनों ओर x घटाने पर, क्योंकि हम एलिमिनेट करना चाहते हैं ना, तो 10 बराबर के दोनों ओर घटाएंगे तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। तो हम वास्तव में क्या करते हैं, जब उसको उधर ले जाने का मतलब है कि हम दोनों ओर क्या कर रहे हैं, x को घटा रहे हैं। यहाँ भी माइनस एक्स कर रहे हैं, यहाँ भी माइनस एक्स कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कि x इस ओर चले गया, लेकिन वास्तव में कोष्टक के अंदर हम डिटेल में समझ रहे हैं कि होता क्या है। इस x से तो इस ये x कट जाता है और इस 100x में से एक x कम करते हैं तो हम क्या बच जाता है? 99x। 100x में से एक गया तो 99x बराबर 126। उसी को हमने सॉल्ट में क्या किया, हमने कहा कि ये x यहाँ प्लस का है, वहां चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 126 हो जाएगा। तो अब देखिए 99x बराबर 126। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 126 अपॉन 99। अब इसको और सॉल्व करते हैं। इसमें 3 का भाग तो जा रहा है, जरा देखिए देखते हैं
3 चौको 12 और 3 दूनी 6 और ये 33। 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर 42/33। क्या लग रहा है इसमें किसी और का भाग जाएगा? अभी भी इसमें 3 का भाग और जा सकता है, तो 11 तिया 3 एकम 3, ये हो जाएगा 11 और 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो फाइनली x बराबर सबसे शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा 14/11। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए आप इसको x बराबर 14/11 को और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से आपने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया कि 1.27 बार को भी p/q के रूप में लिख लिया, और इस उदाहरण में यही करने के लिए बोला गया था। तो अब हम समझे इस केस में हमने देखो डिफरेंस क्या आया है। जब तो दशमलव के बाद 1 था तब तो हमने 10 से गुणा किया था, 10x माना था, और जब 2 थे तो 100 से गुणा किया था। चलिए अब उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। ये कह रहा है कि दिखाइए कि 0.235 को p/q के रूप में व्यक्त करके दिखाइए। तो फिर से करके देखते हैं। 0.235। अब बच्चों देखिए 35 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको ये अगर लिखना चाहोगे तो तुम इसको लिख सकते हो 0.235 35 35। अब 35 रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर बार लगता है रिपीट हो रहा है। तो फिर से ट्रिक जो मैंने बताई थी, ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि रिपीट कितने हो रहे हैं, रिपीट सिर्फ कितने हो रहे हैं? 2। तो हम गुणा कैसे करेंगे? 100 से। तो जो जो रिपीट होते हैं ना, जितने रिपीट हो रहे हैं उतने से गुणा करते हैं। अब ट्रिक आप समझ गए ना, ये सेम सेम पहले वाले सवाल जैसा ही है, बस ये है कि 2 किस तरफ आ चुका है और इधर आ चुका है। पहले में हमने देखा था कि 0.3 था, 3 एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था। इसमें 1.27 था, 2 रिपीट हो रहे थे तो 100 से गुणा कर दिया। अब इसमें देखो ट्रिक क्या होगी, इसमें भी कितने रिपीट हो रहे हैं? 2 ही रिपीट हो रहे हैं, तो गुणा हम किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी हम इसको भी सल्टा लेंगे। अब देखिए, माना, फिर से वही कहानी, माना x बराबर क्या? 0.235। अब हमको पता है कि भैया 35 ये कितने रिपीट हो रहे हैं? 2 रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। x बराबर 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.235 का बार। अब देखिए थोड़ा सा 100 से गुणा करेंगे तो आपको पता ही है होता क्या है। इसको हम कोष्टक के अंदर जरा और बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। ये हो रहा है 100 गुणा गया 0.235। अब क्योंकि बार लगा हुआ है तो 35, अब ये अनंत काल तक आता रहेगा। ठीक है, 100 से गुणा करने पे क्या होगा? दशमलव 2 स्थान इधर खिसक जाएगा। जब दशमलव इधर खिसकेगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा हमारा 23.535। अब ये 3535 रिपीट होने लगेगा। ठीक है, 5353। अब ये रिकरिंग हो गया, तो 100 से गुणा करने पर ये क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दशमलव अंदर खिसक जाएगा तो 23 बाहर आ जाएगा, फिर से 535353 ये रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, अनंत काल के लिए। अब देखिए ट्रिक यहीं पे है समझने वाली। अब हमको 100x बराबर इसको अब x के फॉर्म में लिखना है। तो x के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? इसको हम लिख सकते हैं कि एक बार और बारीकी से समझने के लिए फिर से लिख रहा हूं मैं इसको।
अब ये क्योंकि अनंत काल तक जाने वाला है, अब हम इसमें कितना 0.235 इसमें से बाहर निकालना चाहते हैं। तो अगर आप इसका ब्रेकअप देखोगे तो ये हो जाएगा कितना। अब देखो हम बैकग्राउंड में थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये समझने के लिए कि हमने किया क्या है। तो आप देखिए हम इसमें से बाहर निकालना चाहते हैं किसको, 0.235 को। तो देखिए मैं इसको एक ट्रिक करता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ इसको 23.53, ठीक है। अब मैं इसमें से 53 और इसमें से इसको 53 वाला रिपीट कर रहा हूँ, तो इसको डॉट 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 मान लेता हूँ। अब मैं बैकग्राउंड में एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ अपने माइंड में, क्योंकि मेरे को ट्रिक पता है, मेरे को पता है मेरे को एक्स निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, लेट अस सी, मैं अपने दिमाग में क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें से ये निकालूँगा कब, तो मैं ज़रा इसको घटा के देखता हूँ कि आ कितना रहा है ये। 2, 3, 5 को ज़रा घटा के देखते हैं। तो 5 में से 5 गया कितना? 0 हो गया। 3 में से 3 गया, 0 हो गया। 5 में से 2 गया, 3 बचा। ठीक है? तो 0.3 बच रहा है। इसका मतलब इसका मतलब मेरे को, और कितना 0.3 किसका 20, और ये 23 में से तो ये आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या बच जाएगा 23, तो जैसे का तैसा बच जाएगा। तो मेरे पास क्या आया 23.300। इसका मतलब अभी देखो मैं बैकग्राउंड में, हाँ दिमाग के अंदर चल रही कैलकुलेशन, ये जब भी मैं ये लगाता हूँ समझ लो कि हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें देखो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को पता है कि 23.3 में अगर मैं प्लस करूँगा 0.235 को, और क्योंकि ये रिपीट है और ये भी रिपीट है, तो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब मैं 23.3 को 0 पॉइंट ये जोड़ूँगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा? ज़रा जोड़ के देखो तो 5 3, इसको और डीप में देखो समझ के करेंगे आप, ठीक है? इसीलिए मैं इसको पूरा तोड़ के कर रहा हूँ। तो आप देखिए 23.3 प्लस 0.235, और ये तो रिकरिंग है तो चलता रहेगा। 3 दो गए, 3 में से 2 जोड़ो कितना आ गया 5। ये 23 का कितना आ गया 23.5 और 35, और ये तो रिपीट है ही। ये वही संख्या आ गई ना 23.535। तो अब आप समझ रहे हो ना, हम ट्रिक ट्रिक का मतलब है कि संख्याओं को ऐसे लिखना है कि हमारा काम हो जाए। तो अब हम इसको देखिए, हमें 2 मैजिकल नंबर मिल गए, हमें इसका ब्रेकअप मिल चुका है कि यार हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और तुम गौर करोगे तो ये 2 3 5 ही क्या है, यही तो x है, ये देखो यही तो x है। तो हमने अपने दिमाग के अंदर इतनी कैलकुलेशन करके हमने इसको लिखा कि भैया 100x, हमने यहाँ लिख दिया 100x बराबर क्या 23.3, 23.3 प्लस प्लस 0.235। अब 35 तो रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने 35 का बार लिख दिया। अब इसी की वैल्यू तो एक थी, समीकरण नंबर 1 में देखिए इसी की वैल्यू तो x थी, तो ये हो जाएगा 23.3 प्लस x। ठीक है, अब फिर से वही, ये x इस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा 100x माइनस x बराबर 23.3। तो 99x बराबर क्या हो जाएगा, 99x बराबर हो जाएगा 23.3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 23.3 डिवाइड बटे 99। अब जब हम इस दशमलव को इधर खिसकाना चाहते हैं तो हमें बटे में एक शून्य लगाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, इसको और डिटेल में समझे तो हम दोनों तरफ ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि दशमलव को ऊपर रखना ठीक नहीं है इसलिए हम इसको 233 डिवाइड बट्टे 99, और ऊपर नीचे दोनों में 10 का गुणा किया तो ये आ जाएगा 233 डिवाइड बाई 990। तो आपने देखा
कि हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो वो हमसे पूछ रहा था कि भैया 0.235 अगर एक परिमेय संख्या है, जैसे कि आपने पहले कहा है कि भैया अगर ये अनवसानी है, आवर्ती है तो ये परिमेय संख्या है। तो उसने उदाहरण से हमसे पूछ रहा है कि भैया परिमेय संख्या है तो इसको जरा P बटे Q के रूप में लिखिए ना। तो आपने देखा हमने तीनों उदाहरणों में एक ट्रिक से हमने क्या कर लिया है, इसको P बटे Q के रूप में लिख लिया है। तो इससे अपने को एक बात समझ आ गई कि हाँ यार वास्तव में क्या है, वास्तव में ये रूल वैलिड है कि अगर अगर जो है अगर कोई भी संख्या P का दशमलव प्रसार शांत है तब भी वो परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर अशांत है, अशांत है पर आवर्ती है, अशांत है प्लस आवर्ती है तो तब भी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो हम उसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और ये हमने इन तीन उदाहरणों में हमने यही देखा। अब यही हमको दोबारा से समझा रहा है। अब वो कह रहा है कि अतः अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली प्रत्येक संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। तो यही अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर अनवसानी भी है लेकिन आवर्ती है तो उसका दशमलव प्रसार हम क्या लिख सकते हैं, उसको P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। तो अब देखिए, अब ये हमको पूरी कहानी इतनी समझने के बाद हमें जो समझना है वो ये कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती या अशांत आवर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है एक परिमेय संख्या होती है। दोबारा से सुनिए और ध्यान से सुनिए कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होता है। और इसका उल्टा भी सही है कि एक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है या अनवसानी आवर्ती है वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं कि अब हम यह जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है। दशमलव प्रसार क्या हो सकता है, तो हमें पता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत पर आवर्ती होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। ऊपर बताए गए गुण के अनुसार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होंगे, अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हैं। अतः ऊपर परिमेय संख्याओं के लिए बताए गए गुण के समान अपरिमेय संख्याओं का गुण क्या होता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय संख्याओं का गुण क्या है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती होता है। या विलोम तो वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी है और अनावर्ती है तो वह क्या है, परिमेय संख्या होती है। समझ गए। जब 0.3 पे अगर कोई चीज संतुष्ट हो गई तो तब तो इसका मतलब ये शांत हो गया, खत्म हो गया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और या फिर जब कोई संख्या 1.27 बार, अब 2727 आता रहेगा तो तब भी ये क्या है, क्योंकि रिपीट हो रही है तब भी ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर वो अपरिमेय संख्या हुई तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, अनवसानी होगा और अनावर्ती होगा। इसका मतलब कुछ भी रिपीट नहीं होगा, आप अनंत काल तक भाग देते रहिए, वो हमेशा नई नई लाइन आती रहेगी। अब जैसे हमने एक अपरिमेय संख्या देखी थी 0.10, अब देखिए 10 कभी नहीं आएगा, 110, 1110, 11110, अब देखिए अब रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो इसकी चर्चा की थी हमने। मान लीजिए s बराबर ये संख्या है तो ध्यान दीजिए कि यह अनवसानी अनावर्ती है, इसका मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। अतः ऊपर बताए गए गुण के अनुसार यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। साथ ही यह भी ध्यान दीजिए कि आप s के समरूप अपरिमित रूप से मतलब कई सारी अनेक अपरिमेय संख्याएं जनित कर सकते हैं। सुप्रसिद्ध अपरिमेय संख्या √2 और पाई के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इसके कुछ चरण तक उनके दशमलव प्रसार दिए गए हैं। तो लोगों ने √2
का जब दशमलव प्रसार निकालने की कोशिश की तो आप देखिए 4 1 4 2 1 3 5 6 7 ये अब रैंडम नंबर आ रहे हैं, देख रहे हो आप। अपरिमेय संख्या का मतलब कुछ रिपीट नहीं हो रहा अब ये रैंडम नंबर आते रहेंगे कहाँ तक, अनंत काल तक, कितने भी निकालिए आप। और सेम पाई के केस में भी है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो अब आप इसको निकालते रहिए 3.141592 ये आप देखिए अनंत काल तक निकालते रहिए, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो अपरिमेय संख्याओं के लिए कितनी मजेदार बात है कि अपरिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं वो कभी रिपीट नहीं होते। तो आप बोल सकते हैं कि सर हम पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिखते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 लिखिए या फिर उसको 22/7 लिखिए। तो देखो बच्चों ये क्या बोलता है, ये पाई का एक सन्निकट मान है, मतलब निकटतम है, लेकिन पाई करेक्ट इसके बराबर नहीं होता क्योंकि ये अनंत काल तक अब चलता रहता है, इसलिए हम पाई का निकटतम मान लेते हैं कि 22/7 लेके अपना काम चलाते हैं। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं कि वर्षों से गणितज्ञों ने अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक अंकों को उत्पन्न करने की विभिन्न तकनीकें विकसित की हैं। इसका मतलब उन्होंने कोशिश की है कि हम देखें कितने तक आता है ये, और वो लगातार कैलकुलेशन करते रहे। उदाहरण के लिए संभवतः आपने विभाजन विधि से √2 के दशमलव प्रसार में अंकों को ज्ञात करना अवश्य सीखा होगा। यह एक रोचक बात है कि सुलभ सूत्रों में, यानी कि हिंदी में जो जीवा नियमों में, जो एक वैदिक युग है 800 से 500 ईसा पूर्व, देखिए कितनी पुरानी बात हो रही है, 800 से 500 ईसा पूर्व उसके, यानी कि आज से करीब करीब 2500 साल पहले उन लोगों ने भी √2 का सन्निकट मान प्राप्त करने की कोशिश की, जो लगभग लगभग उतना ही है जितना कि हम आज पढ़ते हैं। यानी कि गणितज्ञ तब भी थे और लोग तब भी गणित पढ़ते थे। ध्यान दीजिए कि यह वही है जो कि ऊपर प्रथम 5 दशमलव स्थानों तक के लिए दिया गया है। पाई के दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का इतिहास तो काफी रोचक रहा है। पाई के दशमलव प्रसार में भी लोगों को होड़ थी कि यार हम अधिक से अधिक कितना निकाल सकते हैं, और इसका इतिहास बता रहे हैं कि काफी रोचक रहा है। बॉक्स के अंदर दिया गया है तो जरूर में कुछ इंटरेस्टिंग होगा। बॉक्स के अंदर देखो हम अक्सर इग्नोर करते हैं लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि हम गणित के अच्छे स्टूडेंट हैं। देखिए यूनान का प्रबुद्ध व्यक्ति आर्किमिडीज ही वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकलित किया था, और उसने ये दिखाया था कि पाई की वैल्यू 3.14085 से तो बड़ी होती है, लेकिन इससे छोटी होती है, इसके बीच में ही कहीं है। वो ज्यादा बता नहीं पाया एग्जैक्ट, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है, हम तो जानते हैं कि इसको अनंत तक निकालेंगे तब भी निकलता रहेगा। लेकिन इसने बताया कि भैया इसके बीच में कहीं पे पाई की वैल्यू है। और ऐसा नहीं है कि खाली उसी ने बताया, हमारे आर्यभट्ट जो कि भारत के बहुत महान गणितज्ञ थे 476 से 550 ईस्वी में, जो एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे। खगोलविद वो होता है जो अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा बहुत बताता है, तो वो खगोलविद है। 4 दशमलव स्थानों तक शुद्ध पाई का मान उन्होंने भी निकाल दिया था। 3.1416 उन्होंने भी निकाला था। उच्च चाल वाले कंप्यूटरों और उन्नत कलन विधियों से आज हम 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान निकाल चुके हैं, लेकिन रिपीट कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो चीज हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसको आर्यभट्ट ने भी डिस्कस किया था। ये छोटी मोटी चीज नहीं पढ़ रहे हैं आप, आर्यभट्ट ने भी इस पे काम किया और आर्किमिडीज ने भी इस पे काम किया। कितनी अच्छी बात है बच्चों कि जहाँ आर्यभट्ट और आर्किमिडीज ने जो चीजें पढ़ी हैं वही आप आज समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे एक उदाहरण नंबर 10 दिया गया है। उसमें वो कह रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कि एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अगर आपको याद हो तो 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, जब हमने इसका गुणनफल निकाला था तो तब उसको हम लिख सकते हैं 0.142857 और उसके ऊपर बार। तो 1/7 की वैल्यू ये है, तो एक, अब हम इसी से 2/7 बराबर क्या हो जाएगा, 2/7 बराबर हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि 2/7 का मतलब है 1/7 गुणा के 2। तो इसका मतलब इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 कम 2, चलो गुणा कर ही लेते हैं फिर।
1 4 2 8 5 7 को ब्रैकेट के अंदर, हाँ दिमाग के अंदर होना ये काम। ये उधर अब इसको भी 2 के गुणा करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 7 दूनी 14 को 4 हाजिर आई 1, 5 दूनी 10, 11 हाजिर आई 1, 8 दूनी 16, 17 को 7 हाजिर आई 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। हाँ देखो 285714 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 285714 और ये भी क्या रहेगा, रिकरिंग रहेगा। ठीक है, तो 2/7 बराबर हमने ये कर दिया। ऐसे दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो तब आपको पता चलेगा अच्छा ये इतना आ रहा है। तो इसके बीच कई सारी संख्याएं हो सकती हैं, यानी कि 14 और 28 के बीच देखिए, आपको 14 और 28 के बीच कोई सी भी संख्याएं हो सकती हैं। तो उसमें एक उदाहरण में जैसे किताब में ये वाला दे रखा है, वो बोल रहा है आप 14 और 28 के बीच कोई सी भी संख्या जो जो रिपीट ना हो रही हो, तो उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम जो संख्या लिखने वाले हैं वो संख्या है 0.1501। फिर से अब देखिए 1500, 1500, 15, अब ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे हम ये वाले लिख रहे हैं क्योंकि 14 और 28 के बीच में आना चाहिए। तो एक और संख्या जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, 16 1501 था, तो 1601 भी हो सकता है। और फिर से 16001, 16001। तो ऐसे आप कई सारी संख्याएं लिख सकते हैं जो कि 14 और 28 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये रिपीट नहीं हो रही है, हर बार एक नए पैटर्न के साथ आ रही है। ऐसी अनेक संख्याएं हो सकती हैं। तो हमने देखा 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ये है। ऐसी कई संख्याएं हैं जो 14 और 28 के बीच में पढ़नी चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जहां हम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में प्लीज कमेंट कीजिए, और फिर हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़िए और ध्यान से पढ़िए।